इस भीड़ भरे सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनलॉक इंटरव्यू और आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो जीत की डबल हैट्रिक लगा चुके हैं, जो सियासत के बेबाक बेताज बादशाह हैं। जी हां, बात कर रहे हैं गोंडा कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण सिंह की, जो अपने क्षेत्र में विकास के लिए जीतोड़ मेहनत करते हैं। वक्त चाहे कैसा भी हो, उनका मददगार व्यक्तित्व सबके लिए बेहद सहज है, सरल है। अपराजेय, अपरिमित, असीमित दृढ़ इच्छाओं के मालिक सांसद ब्रजभूषण सिंह को कौन नहीं जानता। चुनावी दंगल में मंगल ही मंगल करने वाली ये शख्सियत बेहद सादगी से पली बढ़ी। साधारण परिवार से आने वाले ब्रजभूषण सिंह भीड़-भाड़ और व्यस्तता भरी राजनीतिक चहल पहल के बीच एक साधारण जीवन शैली को ही जीते हैं। चाहे उनकी दिनचर्या हो या कार्यशैली, वो हर तरफ से युवाओं के लिए प्रेरणादायी साबित हो रहे हैं। कैसरगंज से बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का कार्यकर्ता बनने से लेकर सांसद बनने तक का सफर बेहद ही मुश्किल और चुनौतियों से भरा रहा। अपनी राजनीतिक विरासत को लगभग 3 दशकों से संभालते हुए 2019 में भी ब्रजभूषण सिंह ने अपनी छवि और अपने काम के बल पर जनता के बीच अपनी पकड़ का लोहा मनवाया और 6वीं बार सांसद पद के लिए चुन लिए गए। यही नहीं, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर हम मल्टीमैन कह लें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से वो अपने हर काम को बड़े ही सुचारू ढंग से करते हैं, चाहे वो राजनीति हो, समाज सेवा हो, खेल हो, खेती किसानी हो या फिर पशुओं के प्रति प्रेम भावना ही क्यों ना हो, वो हर क्षेत्र में पूरे मन से लगे रहते हैं। कोरोना काल में भी वो बिना डरे जिस तरह से लगातार लोगों के बीच में जाते रहे और उनका मनोबल बढ़ाते रहे, लोगों को जागरूक करते हुए उनकी मदद करते रहे, ये सब उनकी लोकप्रियता को लगातार बढ़ाता जा रहा है। शायद इन्हीं वजहों से वो लगातार लोगों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं। हर काम के प्रति उनकी लगन, उनकी मेहनत मानो ये कहती है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। अभी ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा भर किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। अगर सांसद के सुदृढ़ परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी की भी मेहनत कम नहीं आकी जा सकती। पत्नी केतकी सिंह सांसद रह चुकी हैं और फिलहाल वो जिला पंचायत अध्यक्ष का जिम्मा संभाल रही हैं। वहीं इनके बेटे प्रतीक भूषण सिंह भी जिले की सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं। कुल मिलाकर इनका भरा पूरा परिवार समाज सेवा के साथ सियासत में भी सिद्धहस्त हासिल किए हुए है और नर सेवा, नारायण सेवा में भी वरदहस्त। बीजेपी सरकार के दूसरी बार लगभग 1 साल पूरे हो चुके हैं। इसमें सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि 6वीं बार इस बार जो है सांसद हुए हैं और राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी वो हैं। आज उनसे चर्चा करेंगे कि सरकार की क्या उपलब्धियां इन 1 साल में रही। जी सांसद जी, ये बताइए, जैसे 1 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के, सरकार ने ताबड़तोड़ कई फैसले भी लिए हैं। क्या क्या उपलब्धियां रही, किस तरह से फैसले सरकार ने किए? देखिए, ये जो 1 साल का कार्यकाल है या इसके पहले जो मोदी जी का 5 साल का कार्यकाल है, इसको 2-4 मिनट में नहीं बताया जा सकता है कि 2-4 मिनट के अंदर क्या फैसले लिए।
अब जैसे हम सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बैंकों से नहीं जुड़े थे। जब बैंकों से जोड़ा गया तो लोग सवाल उठा रहे थे कि इससे क्या लाभ होने वाला है, लेकिन आपने देखा कि अगर इनको बैंक से ना जोड़ा गया होता, इनके बैंक में खाते ना खुले होते, तो इस कोरोना काल के अंदर जो मजदूर के रूप में या किसान के रूप में जो पैसा बहुत बड़ी रकम खाते में डाली गई, ये कैसे संभव हो पाता। और दूसरा, मैं चूँकि उत्तर प्रदेश में हूँ और गांव से जुड़ा हुआ हूँ, एक बड़ा काम जो मैं अभी देख रहा हूँ कि ये जो गरीबों के आवास हैं, इसकी जनगणना 2011-12 में हुई थी और इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिस समय जनगणना हुई थी तो सही नहीं हुई थी। और इस विषय को मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने मैंने उठाया था खुद। प्रधानमंत्री जी थे उस समय, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे, हमारे गृह मंत्री जी उस समय थे राजनाथ सिंह जी। मैंने उठाया था कि एक सर्वे कराने की ज़रूरत है, उसमें जो गरीब छूटे हैं, किसी कारण से छूटे हों, चाहे पक्षपात के कारण छूटे हों या किसी कारण से छूटे हों, तो उनको फिर से जोड़ा जाए। तो उसी पर सर्वे हुआ था और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोंडा ज़िले में ही शायद 84,000 संख्या निकल करके आई थी जिनको आवास नहीं मिले थे। ऐसी संख्या बहराइच में थी और ऐसे आप मान करके चलिए पूरे प्रदेश में नहीं थी। मैं प्रदेश की बात करना चाहता हूँ। उसका नाम दिया गया आवास +2। और अब इस समय जा करके वो योजना ज़मीन पर उतरी है। गांव-गांव में वो काम शुरू हो गया है कि जिन भी गरीबों के घर अब तक छूटे थे, पहले तो 2011-12 का जो सेंसस था, जनगणना थी, उसके हिसाब से लिया गया। उसके बाद पूरे देश में एक सर्वे करवाया गया, पूरे प्रदेश में सर्वे करवाया गया। हमारे ज़िले में ही केवल 84,000 लोग छूटे थे एक ज़िले के अंदर, ऐसे बहराइच के अंदर। अब उसका दोबारा काम शुरू हुआ। इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी समय आएगा कि हमारा भी नाम जोड़ा जाएगा। और उपलब्धियों के नाम पर अब मैं 370 की बात करूं या राम मंदिर की बात करूं तो वो तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन ज़मीन पर जो मोदी जी ने उस समय कुछ काम किए थे, जिसका लाभ, पूरा लाभ इस कार्यकाल में जाकर के मिला है और मिल रहा है। जिस तरह से कोरोना महामारी आई, अब छोटे छोटे बहुत से देश भी हैं जो कोरोना महामारी के संकट से इतने परेशान हो गए कि उनकी हालत बिल्कुल खस्ता हो गई। लेकिन 135 करोड़ की जहां तक की जनसंख्या अपने देश की है, और इसमें जिस तरह से उन्होंने न्यूट्रलाइज़ किया, सरकार ने जिस तरह से काम किया है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, इसकी सराहना तो पूरे दुनिया के अंदर हो रही है। अभी मैं कल एक आंकड़ा देख रहा था टीवी पर कि अगर प्रति लाख इसको देखा जाए तो शायद हमारे देश का आंकड़ा निकल करके आया है 30 या 35 निकल करके आया है। प्रति लाख आबादी पर 30-35 निकल करके आया है। और दुनिया के अन्य देशों में 114, 115 या इससे भी ज़्यादा है। तो आप स्वयं, ये कोई भी आदमी इसको तुलना कर सकता है, देख सकता है कि इतनी विषम परिस्थिति है हमारे यहाँ, इतनी घनी आबादी है और उसके बाद भी, और जबकि कोरोना की संख्या अगर देखा जाए तो 3 लाख के ऊपर अब पार कर चुकी, शायद 4 लाख पहुंचने वाली है। लेकिन अगर इसको प्रति लाख की आबादी पर देखा जाए तो भारत दुनिया में नंबर 1 है। कोरोना महामारी के संकट काल में सरकार ने काम किया और समाजसेवी संस्थाओं ने, तमाम लोगों ने काम किया। आपके व्यक्तिगत तौर पर आपने जो कुछ किया हो उस पर प्रकाश डालेंगे थोड़ा? देखिए, जिस दिन लॉकडाउन लगा, संभवतः 24 तारीख को लगा था, 24 को रात से ही हमने अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया और 25 तारीख का जो पहला हमारा राहत का कैंप था नवाबगंज थाने पर, मैंने जो है लगभग 300-400 आदमियों की मदद पहुंचाया। उसके बाद वहीं से मेरे मन में आइडिया पैदा हुआ कि हमें, चूँकि उस समय कोरोना का बहुत भय था, तो हमने प्रत्येक हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी थाने आते थे
उनको मैंने केंद्र बनाया, और जितने पुलिस चौकी आते थे उसको मैंने केंद्र बनाया। और मैंने सरकारी कर्मचारियों को, जैसे एसडीएम को और जैसे इंस्पेक्टर को, सबको मैंने विश्वास में लिया और सामग्री, राहत सामग्री मैंने दूसरे दिन से पहुंचाना शुरू किया। और मेरा ये स्पष्ट निर्देश था कि कहीं भी किसी भी गांव से अगर फ़ोन आता है कि हम संकट में हैं, मेरे पास खाने को नहीं है, तो ये सामान पहुंचना चाहिए। तो हमारे जितने भी थाने, और लगभग 13-14 थाने पड़ते हैं, थाने और चौकी थे, सबको मैंने केंद्र बनाया। 2-3 मतलब ये कार्यक्रम मेरा चलता रहा, पुलिस को विश्वास में लिया और सामान की सप्लाई मैं करता रहा, और पुलिस वालों के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं इसमें लगा रहा। उसके अलावा मैंने अपनी पूरी टीम, जो हमारी एक सहयोगियों की टीम है, 100-200-500 आदमी की जो टीम है, पूरी टीम को हमने सक्रिय किया। और जहाँ से भी समाचार आया कि मुझे ये दिक्कत है, तो जैसे थाने पर सामान रखा था तो थाने से भिजवाया, चौकी पर रखा था चौकी से भिजवाया, और नहीं कोटेदार से कह करके मदद करा दिया, प्रधान से कह करके मदद करा दिया, अपने कार्यकर्ताओं से कह करके मदद करा दिया। और लगातार 40 दिन तक, 40 या 45 दिन तक मैंने ये अभियान चलाया और बहुत व्यवस्थित चलाया। और उसको शायद मैं, हो सकता है मैं किसी की निगाह पहुंची हो कि ना हो, मैं यहीं तक नहीं रुका। मेरे ध्यान में आया कि जेल के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में बंदी रहते हैं, और उसमें सब दोषी ही नहीं रहते हैं, विचाराधीन बंदी भी रहते हैं। और चूँकि लॉकडाउन लगा तो जैसे उनसे घर में जो साप्ताहिक मुलाकात होती थी वो बंद हो जाती थी। तो वो सोच करके मैंने फैजाबाद गोंडा जेल, बहराइच जेल, और पलटू राम जी हमारे विधायक हैं बलरामपुर सदर को, उनको विश्वास में लेकर के बलरामपुर जेल, 3 जेलों पर पूरे लॉकडाउन के बाद 2 बार मैंने प्याज है, औरतों का जो सामान है, मास्क है, साबुन है, टूथपेस्ट है, और कुछ नमकीन है, कुछ लाई है, कुछ चना जो है, वो पूरा डीसीएम भर भर करके मैंने 2 जेलर से, सुपरिटेंडेंट से बात करके उनकी आवश्यकता अनुसार, मतलब कई क्विंटल कह लीजिए, 2-2 बार मैंने भिजवाया जेल में। और शायद जेल में भिजवाने वाला मैं पहला आदमी होऊंगा, मेरे ध्यान में तो नहीं कि जिसने जेल में भी भिजवाया हो। उस बात को लेकर के बड़ी सराहना हुई, मेरी बड़ी तारीफ़ हुई। लोगों ने कहा कि क्योंकि लोगों का ध्यान जेल की तरफ था ही नहीं। अब जेल में महिलाएं बंद हैं, उनके भी कुछ ज़रूरतें उनको पड़ती हैं, ऐसे पुरुष बंद हैं, घर से मुलाकात नहीं आ रही है। तो मैंने पूरे लॉकडाउन कार्यकाल में 2-2 बार वहाँ पर सामान भिजवाया। और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो गई, फिर मज़दूरों को भी भोजन की व्यवस्था हम लोगों ने कराया। कटरा में हम लोगों ने कैंप चलाया, कटरा लकड़वंडी में बहुत बिहार से प्रवासी आते थे, उनका कैंप चलाया गया। जो बहराइच बॉर्डर पर भी कैंप, भोजन का कैंप चलाया गया। फिर ट्रेन का जो चला अभी गोंडा में, बहुत जिसकी सराहना पूरे देश में हुई, उसमें भी हमारा कुछ सहयोग था, प्रेरणा भी थी, सहयोग भी था। तो हम समझते हैं कुल मिलाकर के मैं और गोंडा के लोगों ने, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिस तरीके से इस लॉकडाउन के समय सेवा किया है, ये एक उदाहरण है। ये अच्छा जी, जिस तरह से हमें जानकारी है कि आप लगातार लॉकडाउन पे भी निकलते रहे हैं और पब्लिक के बीच में जाते भी रहे हैं, तो आपको क्या कहीं भय नहीं लगा, कोरोना से कहीं डर नहीं लगा आपको? नहीं, ऐसा है, मैं निकलता था तो हमारे सहयोगी और स्थानीय पुलिस को मैं विश्वास में लेकर के, जो लॉकडाउन का पूरा नियम है उसको हम फॉलो करते थे और दूर दूर बैठाते थे। और मदद के अलावा मेरा मकसद ये था इसकी जागरूकता फैलाना और इससे कैसे बचा जाए। तो हमने मदद तो की, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने छोटी छोटी बातों पर जो है प्रकाश डाला। अब जैसे एक छुट्टा जानवर की समस्या, बहुत बड़ी छुट्टा जानवर की समस्या है, उस लॉकडाउन के समय मैंने इस छुट्टा जानवर की समस्या को उठाया और लोगों को प्रेरित किया कि आप लोग जो बछिया टहल रही हैं, गोवंश जो बछिया के रूप में टहल रहे हैं, उनको बांधना शुरू करिए और इनकी सेवा करिए। और मुझे इस बात का गर्व है कि वो संदेश मेरा बहुत दूर तक गया और कम से कम मैं कह सकता हूँ कि मेरे उस लॉकडाउन के पीरियड में जो जागरूकता मैं फैलाई, कम से कम 1000 बछिया जो सड़क पर आवारा की तरह टहल रही थी, उनको लोगों ने बांधा, लोग सेवा कर रहे हैं। और इसी 3-3, 4-4 महीने के अंदर कुछ बछिया, कुछ गाय तो ऐसी हो गई हैं कि 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपया आज उनको मिल रहा है।
तो केवल मैंने मदद नहीं की, कोरोना से संबंधित जागरूकता कैसे इससे निपटा जाए, बाहर से लोग आते हैं तो उनको कैसे रखा जाए, उनकी सेवा की जाए, उनसे नफरत न की जाए, जो भी मैं आप लोगों से टीवी चैनल के माध्यम से या प्रधानमंत्री जी के माध्यम से या बड़े नेताओं के माध्यम से मैं सुनता था, वो मैंने ज़मीन पर पहुंचाने का काम किया। सांसद जी, जिस तरह से विपक्ष की भी थोड़ी बात कर ली जाए, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, राहुल गांधी की जो बयान आए, जैसे प्रधानमंत्री के लिए जो है उन्होंने सरेंडर मोदी ऐसा कुछ बयान दिया, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ। मुझे तो राहुल गांधी पर दया आती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। इस आदमी को क्या हो गया है? देश में कोई भी ऐसा अवसर नहीं आया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हुआ हो, चाहे एयर स्ट्राइक के रूप में हुआ हो, चाहे धारा 370 का मसला हो, चाहे पटला एनकाउंटर का मसला हो, चाहे अब ये चीन का मामला आ गया हो, एक भी अवसर पर मैं इसके बयान को देख करके मुझे लगता है कि भगवान इनको कब बुद्धि देंगे। 50 साल की उम्र हो गई है और ये कब सीखेंगे, मुझे इनके ऊपर दया आती है। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, इतना आज जहां हमारी सेना ने जो किया, जैसे पहले हम लोग भी मुगालते में थे, क्योंकि पहले समाचार आया कि हमारे 10 सैनिक मारे गए हैं, पहले हम लोग भी मुगालते में थे। लेकिन आज जिस तरीके से छन छन करके समाचार आया था, वैसे जब प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य हम लोगों ने सुना था, तब भी हम लोगों को भरोसा हो गया था कि शायद कहानी कुछ और है। लेकिन जिस तरीके से छन छन करके बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से हमारी सेना ने बहादुरी किया और जिस परिस्थिति में बहादुरी किया, उसके बाद भी ये मोदी सरेंडर का मतलब है देश सरेंडर, और देश सरेंडर का मतलब है सेना सरेंडर। मोदी सरेंडर कर गया। मोदी व्यक्ति का मतलब भारत के प्रधानमंत्री से है। मोदी का सरेंडर करने का मतलब कि भारत का प्रधानमंत्री सरेंडर कर गया, भारत की जनता सरेंडर कर गई, भारत की सेना सरेंडर कर गई। ये मोदी की हार नहीं मानी जाएगी, ये देश की हार मानी जाएगी। तो इस आदमी को कब बुद्धि आएगी, कब समझदारी आएगी, मुझे तो इसके ऊपर तरस आता है। सांसद जी, कुछ व्यक्तिगत सवाल। जिस तरह से आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, जैसा कि हम जानते हैं, और आप राजनीति भी बहुत सक्रिय ढंग से कर रहे हैं, तो किस तरह से दोनों को मैनेज करते हैं आप? देखिए, मेरा एकदम शेड्यूल है, कितने बजे उठना, कितना देर तक एक्सरसाइज या योगा करना, कब तक मिलना, और हमने अपने सहयोगी हर जगह अपने सहयोगी बना रखे हैं कि किस स्तर का काम है, कौन उससे वो करेगा। और एक तो मैं स्वयं जब गांव में रहता हूं तो लगातार कम से कम 3-4 घंटा मैं जनता से, आम जनता से मिलता हूं। और मेरा कोई ये आज का नहीं है, मैं राजनीति में जब से आया, हमको लगता है 90 के दशक के पहले से ये परंपरा बनी हुई है। और इसके कारण क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी जानकारी निकल करके आ जाती है। फिर कुछ बातें तो मैं करता हूं और कुछ अपने सहयोगियों को सौंपता हूं। और ये कह लीजिए कि एकदम बिल्कुल सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है, और उसी के नाते हमको दिक्कत नहीं होती है। और इसी नाते मेरे पास समय भी कोई ऐसा नहीं कि समय कम पड़ जाए। पूरा शेड्यूल बना हुआ है, कब से कब मिलना है, क्या मिलना है, कौन का काम कहाँ होगा, विकास का काम कैसे होगा, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारा रूटीन बन चुका है। आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ पूछेंगे। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या क्या कैसे क्या है? नहीं, इस समय तो जैसे मैं 6 भाई था, लेकिन इस समय अकेले हूँ। और हमारे 2 लड़के हैं, 2 भतीजे हैं। एक बड़े लड़के हमारे जो है गोंडा सदर से विधायक हैं, और हमारी पत्नी जो है केतकी सिंह, जो पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं, वो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। और सब लोग गांव में रहते हैं, गांव से जुड़े हैं, पूरा परिवार गांव में रहता है। 2 भतीजे हैं, सब हमारी मदद करते हैं। जैसा कि आपकी उम्र लगभग 60 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन फिटनेस आपकी देखने से ऐसी लगती है कि बहुत ही अभी यंग हैं आप। तो क्या राज है आपकी फ़िटनेस का? नहीं, मैं 63 प्लस हूँ। जी।
और मैं योगा और एक्सरसाइज से हमेशा अपने आप को जोड़ करके रखता हूँ, क्योंकि अगर हमें समाज की सेवा करना है या राष्ट्र की सेवा करना है तो सबसे पहले हमें अपने शरीर की सेवा करना पड़ेगा। मैं सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान का नाम लेकर के लगभग 2 घंटा अपनी शरीर की पूजा करता हूँ, शरीर की पूजा करता हूँ भगवान को याद करते हुए। और मैं पूरी एक्सरसाइज अपना योगा के माध्यम से ध्यान रखा है, मैं सबसे पहले 2 घंटा शरीर की ही पूजा करता हूँ, तब दूसरा कोई काम करता हूँ। अलग से मैं पूजा नहीं करता, यही शरीर की ही पूजा करता हूँ, इसी में भगवान को याद करता हूँ। क्योंकि अगर मुझे देश की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है तो स्वस्थ रहना पड़ेगा। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो हमारा आचरण है उससे हमारे समर्थक या आम लोग प्रेरणा भी लेते हैं। आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे भी कुछ देश के लोग प्रेरणा ले रहे हैं, उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं, उनकी दिनचर्या को हम लोग पता लगाते हैं, फिर फॉलो करते हैं। ऐसे हम लोगों के समर्थक जो है हमसे भी प्रेरणा लेते हैं। तो हमें अपने लिए तो करना ही, अपने समर्थकों के लिए भी फिट रहना है। सांसद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। ये थे सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो कि अपने बेबाकी से जवाब देने के लिए मशहूर हैं, और आज भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। गोंडा से डब्ल्यूएस श्रीवास्तव। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।